स्वागत है आपका भौतिकी में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के गोलीय दर्पण के पार्ट 6 में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने आवर्तन के लिए व्यंजक भिन्न भिन्न स्थितियों में m बराबर क्या होता है, m बराबर अवतल दर्पण और युगतल दर्पण के लिए m बराबर -v/u 1 -v/a जैसे जो फॉर्मूला है इसको देखा है। आज हम सबसे पहले इस पार्ट में यानी छठे पार्ट में देखेंगे, अगर कोई वस्तु बिंदुवत है और उसका नियामक दिया हुआ है, बिंदुवत वस्तु का नियामक कर दे दिया है x0 y0, तो इसके जो संगत प्रतिबिंब बनेंगे गोलीय दर्पण में, चाहे वो अवतल के द्वारा बनाए जाए या उत्तल के द्वारा बनाए जाए, उसके नियामक क्या होगा। या सब कुछ की इसका इस्तेमाल हम लोग समतल दर्पण के लिए भी कर सकते हैं। समतल दर्पण के लिए अब एक सवाल उठता है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f समतल दर्पण के लिए लागू होगा, उसके लिए भी ये लागू होता है। एक्चुअली वहां पर f इनफाइनाइट हो जाता है तो 1/∞ कर देंगे तो शून्य हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि 1/v + 1/u बराबर 0, तो v और u यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर हो जाती है, लेकिन लागू हो सकता है। खैर फिलहाल देखते हैं, हम एक वस्तु है, बिंदुवत वस्तु है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x0 y0, इसके से हमें ये ज्ञात करना है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। पहले दर्पण सूत्र से देखेंगे। दर्पण सूत्र हमारा है 1/v होता है 1/v + 1/u बराबर 1/u। सपोज करते हैं हम कि इसका जो संगत इमेज है, इमेज का कोऑर्डिनेट है xi yi, तो xi इमेज का कोऑर्डिनेट है, इट मीन y है। इसका मतलब है अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मानते हैं x0 को, तो भी हमारा आएगा xi, और दर्पण है तो उसका f तो निश्चित ही होगा। तब हमको u की जगह बैठाना है क्या, 1/xi प्लस 1/xo बराबर 1/f। अब चिन्ह योजना बाद में हमें देख लेना है। अब इससे हमको xi ज्ञात करनी है, ये दिमाग में रखें। तो अगर हम xi करते हैं 1/xi 1/f माइनस 1/x0, तो x0 घटे f बटे x0 f, इसलिए xi बराबर x0 f बटे x0 माइनस f। ये आ गया हमारा xi, अर्थात कि i का जो मतलब हम इसका कोऑर्डिनेट देखें, x इमेज का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब इमेज का y कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाते हैं हम इमेज के y कोऑर्डिनेट। तो m बराबर y को बराबर हम लिख सकते हैं -v/u बराबर -xi बटे x। अब यहां से देखिए xi के बदले आप क्या बैठे, यहां से आइए y और xi यहां से बैठा दीजिए xof माइनस xof बटे xo इंटू ये xo माइनस f, इसलिए yi बराबर हमारा आ जाएगा माइनस yof अपॉन xo माइनस f। अब हमारा y यानी अगर दर्पण की फोकस दूरी f है, दर्पण की फोकस दूरी f, फोकस दूरी f, वस्तु का कोऑर्डिनेट, वस्तु का नियामक x
ओ कमा वाई ओ। तो प्रतिबिंब का नियम प्रतिबिंब का नियम ध्यान से देखें, एक्स ओ एफ एक्स ओ माइनस एफ कॉमा माइनस वाई ओ एफ बटा एक्स ओ माइनस एफ। और बाकी जैसे हम चिन्ह योजना का ख्याल रखते हैं वैसे चिन्ह योजना की ख्याल रखेंगे। ये था हमारा तब जब वस्तु के नियामक दिए गए हो तो प्रतिबिंब का नियामक याद है। अब हमारा गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच में अंतर क्या क्या देखने को मिला, इसको हम देखते हैं और तत्पश्चात हम गोलीय दर्पण के उपयोग को देखेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर क्या है। देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। ध्यान से देखना है, हम बोलते चलते हैं। उत्तल दर्पण, पहले अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये परावर्तक पृष्ठ ये फंसा होता है या दूसरे शब्दों में कह दे वक्रता केंद्र की ओर होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ फंसा होता है या वक्रता केंद्र की ओर होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ को हम यह कह सकते हैं उठा होता है, वक्रता केंद्र के विपरीत होता है। वक्रता केंद्र के विपरीत, यह वक्रता केंद्र की ओर होता है। तो पहला अंतर तो हमारा यह हो गया कि अवतल का धसा होता है, वक्रता केंद्र की ओर होता है। उत्तल का उठा होता है, वक्रता केंद्र के विपरीत होता है। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष की समानांतर आ रही आपतित किरणें प्रधान परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के फोकस से गुजरती है, गुजरती प्रतीत होती है नहीं, गुजरती है, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। यानी कहने का सेंस है प्रधान अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरणों को अवतल दर्पण अभिसृत कर देता है। एक बिंदु पर परावर्तन के बाद एक बिंदु पर लगता है जैसे जा रहा है, इस तरीके से, इसलिए इस दर्पण का इसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारण की क्रिया होती है। वही दूसरी ओर अब उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरणें परावर्तन के बाद ऐसा लगता है जैसे एक बिंदु से निकलकर दूसरी दिशाओं में ऐसे यानी भिन्न डायरेक्शन में जाती प्रतीत होती है। इस प्रकार से जब ये यानी ऐसे लगता है कि उत्तल दर्पण प्रकाश को अपसृत कर देता है, इसलिए उसको अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण की का फोकस और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र और फोकस की बात की जाए, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र और फोकस वास्तविक होता है, सी वास्तविक। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र और फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या भी काल्पनिक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वास्तविक। अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा सदैव वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण का जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के सापेक्ष बड़ा होता है, वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि उत्तल दर्पण काल्पनिक भी बनाता है और सदैव छोटा बनाता है। उसके बाद अवतल दर्पण का आवर्धन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अवतल दर्पण के आवर्धन का जो मैग्नीट्यूड है वह 1 से अधिक भी हो सकता है, अर्थात अवतल दर्पण के लिए मॉडुलस एम जो है वह ग्रेटर इक्वल 1 और लेस देन 1 भी हो सकता है।
परंतु उत्तल दर्पण का जो है मॉडुलस m ऑलवेज लेस देन 1, एक से सदैव छोटा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण के लिए हम m, चूंकि इसका वास्तविक जब होगा तो m निगेटिव लिया जाएगा, काल्पनिक होगा तो m पॉजिटिव लिया जाएगा, उसका m हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कुछ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ अंतर थे। अब हम लोग इस तीनों के दर्पण के उपयोग को देखते हैं बारी बारी से। हम पहले समतल दर्पण का उपयोग, फिर अवतल दर्पण का, फिर उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। अब हम अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के उपयोग को देखेंगे। सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का सबसे बड़ा उपयोग तो होता है चेहरा देखने वाला जो दर्पण घरेलू सामान्यतः नजर आता है, समतल दर्पण का, जो हम लोग चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण होता है। इसका पहला उपयोग तो लिख देना, समझ जाना हमको चेहरा देखने के लिए। इसके बाद इसके उपयोग जो होते हैं उसमें से दूसरा उपयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेरिस्कोप। समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का इस्तेमाल सबमरीन में भी किया जाता है, पनडुब्बी में भी किया जाता है, और इसका इस्तेमाल बंकर में छिपे जो सैनिक होते हैं वो स्थल पर आ रहे अपने दुश्मनों को देखने के लिए भी करते हैं। इसमें 3 समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है और ये तीनों समतल दर्पण 45 डिग्री के एंगल पर झुके रहते हैं और डिफरेंस प्रतिबिंब के बनने से वस्तु जो बाहर में है उसके प्रतिबिंब को के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। एक इसके बाद है केडियोस्कोप। केडियोस्कोप बहुदर्शी कह सकते हैं। एक वस्तु के अनेक प्रतिबिंब पैदा हो इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम केडियोस्कोप कहते हैं और इसके निर्माण में समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, पेरिस्कोप बनाने में, केडियोस्कोप बनाने में, और समतल दर्पण के इसके अतिरिक्त जो उपयोग हैं वो सोलर जो कुकर बनते हैं इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। सोलर सेल, सोलर प्लेट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मूल रूप से समतल दर्पण के उपयोग यही 3-4 हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। समतल दर्पण के उपयोग के बाद अब हम गोलीय दर्पण में आते हैं। तो गोलीय दर्पण की जो विशेषताएं हैं, पहले हम अवतल दर्पण के देखते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग कैसे किया जाएगा। किसी दर्पण का या किसी का उपयोग उसके गुण पर निर्भर करता है। तो हमें ये देखना है कि अवतल दर्पण का गुण क्या है। अवतल दर्पण के तो कई गुण हैं, लेकिन विशेष रूप से जो उल्लेखनीय है यहाँ पर जिसको हमें समझना है, अवतल दर्पण का उपयोग के लिए गुण समझ ले। पहले एक गुण हमने इसका यह देखा होगा कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही आपतित किरणें, देखिए जो किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती हैं वो फोकस से चली जाती है, एक ये देखें। और दूसरा ये भी देखें कि अवतल दर्पण के फोकस पर अगर किसी वस्तु को रख दें तो उसके बाद यहां से जो किरण निकलेगी वो दूर तक जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो ध्यान में रखना है, फोकस पर वस्तु रख दिया जाए अवतल दर्पण के फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो कल्पना कीजिए यहाँ पर अगर एक लाइट स्रोत को रख दिया जाए तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के इनफाइनाइट जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो इस गुण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पहले हमको ये देखना है। तो ये जो 2 गुण हमने बताया, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही किरणों को दर्पण पर फोकस पर अपसृत कर देती है, और उसके बाद कहा कि फोकस पर अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उससे दूर तक जाता है। नाक, कान, आंख, मतलब जो अंदर के यंत्र देखने के लिए जो डॉक्टर लाइट का इस्तेमाल करते हैं उसके लाइट में अवतल दर्पण होता है। अब अवतल दर्पण कैसा, उसके फोकस पर वो लाइट होता है, रिफ्लेक्टर अवतल दर्पण का है, फोकस पर लाइट है, प्रकाश जो है वो दूर तक जाएगी, इससे वो उसको देख लेने में सहूलियत है। दूसरा देख लीजिए कि क्या है कि अगर दूर से आ रही है
तो वह उस जगह पर उसको प्रकाश को विसर्जित करती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस गुण का इस्तेमाल किया जाता है सोलर कुकर में। प्लेट को गर्म करने के लिए जो सोलर कुकर होगा तो उसके लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अनंत पे सूर्य है और उसके प्रकाश को वह एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। तो इस गुण का हमने कहा सोलर कुकर में, और इस गुण का इस्तेमाल चिकित्सकों के द्वारा अंतः नाक, कान, गला, ये सब के जो देखते हैं टॉर्च जला करके, इसके लिए किया जाता है। फिर आगे देखिए, इसी का इस्तेमाल देखिए, इसका कैसे दूर दूर तक प्रकाश को कहीं भेजना है। चाहे वो आपने देखा होगा लगा हुआ जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें, तो उसमें क्या है कि फोकस पे रखा जाता है लाइट को, और उसका जो रिफ्लेक्टर सरफेस है वह होता है अवतल। अब फोकस पर लाइट यहां से टकराया प्रकाश फोकस से तो दूर तक जाती है, इसलिए गाड़ी का जो अग्रदीप होता है, मोटर कार का या किसी कार का अग्रदीप होता है, या सड़क के किनारे जो लाइट है उसके जो दूर तक प्रकाश भेजना है, तो इस गुण के कारण उसका इस्तेमाल होता है। गाड़ी के अग्रदीपों में, सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट है उसका जो रिफ्लेक्टर सरफेस होता है उसमें इस गुण के कारण इस्तेमाल होता है। और इस गुण के कारण परीक्षण उरीक्षण चाहे फिर इस प्रकार से जो करना हो, सोलर प्लेट के निर्माण में, सोलर कुकर के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। अब एक दूसरा गुण इसका है जो हमने देखा है, वो ये कि या जानते हैं, अवतल दर्पण में जब फोकस के और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो इसका काल्पनिक सीधा आवर्धिक प्रतिबिंब पीछे होता है। इस कारण से बड़े द्वारक के जो अवतल दर्पण होते हैं इसका इस्तेमाल सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए, जरा देख ले, दाढ़ी जिसकी बनानी है उसको यहां रख दिया जाए तो दाढ़ी के प्रतिबिंब इधर बनेंगे, सीधे बनेंगे, बड़ा बनेंगे, आराम से देखा जा सकता है। इसलिए बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रायः ये प्रमुख उपयोग हैं। एक उपयोग इसका और भी है अवतल दर्पण का, वह है खगोलीय जो टेलीस्कोप होता है, खगोलीय दूरदर्शी के निर्माण में भी इसका किया जाता है। तो एक बार संक्षिप्त रूप से हमको अवतल दर्पण के उपयोग को ऐसे देख लेते हैं। खगोलीय दूरबीन बनाने में, सोलर कुकर बनाने में, आंख, नाक, कान के अंतः परीक्षण करने वाले लाइट में, फिर गाड़ी के अग्रदीपों में, या फिर स्ट्रीट लाइट के जो रिफ्लेक्टर सरफेस होते हैं उसमें अवतल दर्पण के इस्तेमाल होते हैं। और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी किया जाता है। ये था हमारा अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण के गुण में पहला गुण है कि उत्तल दर्पण का गुण देखते हैं तो हमने देखा है कि उत्तल दर्पण अपसारी प्रवृत्ति का होता है, अपसारी प्रवृत्ति का। तो वो वे सभी लाइट, अर्थात ये इसके फोकस पे, यानी इस पे जब हम प्रकाश को कहीं पे अगर सपोज कीजिए कि आए कहीं से, तो ये चला जाता है। इसमें प्रधान अक्ष के जो समानांतर आ रही आपकी किरणें होती है टकरा करके दूर दूर तक फैलती है। तो अगर ऐसे लाइट की जरूरत है जिसमें कि प्रकाश को फैलाना है, प्रकाश को दूर तक भेजना नहीं, ध्यान में रखना, प्रकाश को दूर तक अगर भेजना हो तो आप अवतल दर्पण का इस्तेमाल कीजिए। और प्रकाश को छितराना चाहते, दूर तक फैलाना नहीं चाहते, दूर तक भेजना नहीं, छितराना चाहते हैं, अर्थात तो उसका जो परिसर है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा उत्तल दर्पण का है, जैसा पीछे हमने देखा था कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि परास होता है वह अवतल की तुलना में, समतल की तुलना में अधिक होता है। और साथ साथ उत्तल दर्पण वस्तु का काल्पनिक और वस्तु की अपेक्षा छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान में रखना है, इसका दृष्टि विस्तार अधिक होता है। उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए जो गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं,
ध्यान में रखना, साइड मिरर लुकिंग ग्लास, इधर से जो पीछे से जो गाड़ियां आती है इसको देखने के लिए मुख्य इस्तेमाल इसका यही है। गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा काल्पनिक वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है और उसका दृष्टि विस्तार अधिक होता है। दूर से पीछे से जो वस्तु आ रही है काफी पीछे है तो उसको भी उसमें कई वस्तुओं के प्रतिबिंब देख सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। अवतल दर्पण अगर देखो, फिर हमने एक बात जो बहुत ध्यान में रखना है, हमने कहा दूर तक प्रकाश को भेजना है और प्रकाश को पास में छितराना है। किस काम के लिए आप जलाना चाहते हैं इसको ध्यान में रखें। इस लिहाज से लाइट में कभी कहीं अवतल दर्पण का कहीं उत्तल दर्पण का उपयोग होगा। कब होगा? घर में पंडाल उंडाल जो बनाए जाते हैं और उसमें जो लाइट का इस्तेमाल होता है, चाहे स्ट्रीट जहां पर छितराना होता है तो वहां भी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब वही लाइट जिससे कि दूर तक भेजना होता है तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ये था हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के उपयोग। गोलीय दर्पण की कहानी फिलहाल यही तक खत्म होती है। आगे हम प्रकाश के अपवर्तन के साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।